गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग टेम्परेचर के बारे में बहुत ही बेहतरीन चीज समझने वाले हैं। दोस्तों पहली बात कि आप लोग सबने सुना है कि जो ब्लैक कलर होता है उस अपने आसपास की एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको पता है कि समर के अंदर ब्लैक शर्ट पहनना नहीं चाहिए। उसका रीजन दोस्तों ये होता है कि पहली बात कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है। दोस्तों ये डेफिनेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट टू इट, यानी उसमें जो भी एनर्जी दी जाएगी वो सारी एनर्जी को वो अपने में संभालेगा, वो अपने में स्टोर कर देगा। दोस्तों या फिर ऐसा बोलो कि जिसकी एब्जॉर्बिविटी एंड एमिसिविटी एक होती है। दोस्तों इसका मतलब तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको हमने ब्लैक कलर का बना दिया, उसकी ये सरफेस इंक्लाइन है। अगर यहां से कोई रेज आ रहा है तो वो स्ट्रेट ऐसे आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर ये स्ट्रेट होती तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाता, पर ये थोड़ी इंक्लाइन है, इसका मतलब रफ सरफेस है, तो यहां से वो यहां आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि उसके अंदर ही अंदर वो रेस, वो हीट, वो गर्मी रोटेट होती जाएगी। इससे थोड़ी देर के बाद इसके इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यही दोस्तों हमारे माइंड में एक अच्छी चीज हुई कि इससे पता चला कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोस्तों हम जो बात करने वाले आज वो है सन। दोस्तों सन है वो सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है कि उसकी एब्जॉर्बिविटी और एमिटिविटी दोनों वन है। उसकी सरफेस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 केल्विन या फिर 5800 केल्विन माना जाता है। तो बात ये हो रही है, क्या आप लोग सन पे थर्मोमीटर लेके गए थे? क्या आप लोग मून पे थर्मोमीटर लेके गए कि ये मून का टेम्परेचर इतना है? क्या जुपिटर, प्लूटो, इन सब प्लैनेट्स के आप लोग टेम्परेचर जानते हो? क्या वहां पे आपका यान कभी पहुंचा है? नहीं। तो कैसे पता चला कि इसका टेम्परेचर इतना है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आए हमारे पास जो साइंटिस्ट है, उनका नाम है विन। विन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग वेव्स ले लिए और उनके अलग अलग वेवलेंथ देखे। उन्होंने देखा क्या कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रिपीट माय डियर, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका टेम्परेचर कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। कब? जब एनर्जी फिक्स होगी तब। इसका मतलब इसको देख के उन्होंने ऐसा बोल दिया कि लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसको हम लोग वीन्स कांस्टेंट से डिफाइन करेंगे, डब्ल्यूसी लिखेंगे। उसकी वैल्यू भी उन्होंने फाइंड कर दी थी 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। रिपीट माय डियर, 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। चलो हमारे पास ये भी डन हो गया। दूसरी बात, स्टेटमेंट द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर इससे क्या मिला? दोस्तों इसका मतलब लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यूसी। आपको लगे ये छोटा सा इक्वेशन कैसे काम में आएगा? दोस्तों बहुत बढ़िया काम है। जैसे कि आप पहली बात कर रहे हैं दोस्तों मून की बात करते हैं, तो मून पे से जो रेडिएशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, उसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 14 माइक्रोमीटर। हमारा काम हो रहा है दोस्तों टेम्परेचर को सब्जेक्ट बनाओ, तो WC डिवाइड बाय लैम्डा। WC 2.9 इंटू 10⁻³ लैम्डा 14 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। क्या बचा? 2.9 डिवाइड बाय 14। इसको ऊपर ले जाओ यानी 10⁻³ दोस्तों फटाफट कैलकुलेशन कर दो, आपका टेम्परेचर हो गया 207 केल्विन। दोस्तों ये टेम्परेचर ऑफ मून आया, अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आपका टेम्परेचर आ जाएगा -66 सेल्सियस। तभी तो पता चला कि जो हमारा मून है वो बहुत ही ठंडा है। रिपीट, मून कैसा है? ठंडा है। जबकि यही चीज मेरा कोई दोस्त मेरे को बोले कि सर आप ये सेम स्टाइल सन के लिए सिखाओ,
दोस्तों सन की वेवलेंथ 4753 एंगस्ट्रॉम कंसिडर करते हैं। तो पूरा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। टी को सब्जेक्ट बना दिए, WC बाय लैम्डा, WC 2.9 into 10⁻³ लैम्डा 4753 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10। आप जैसे ही दोस्तों फास्ट कैलकुलेट करोगे आपका टेम्परेचर 6101 केल्विन या अप्रोक्सीमेटली 6060 केल्विन यानी अप्रोक्सीमेटली वो 6000 केल्विन जितना आया। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ सन ज्यादा है। यस सर, ये वीन्स थ्योरम इतना बेहतरीन हो गया कि उसके बेस पे हम बहुत सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप टेम्परेचर का रिलेशन वेवलेंथ के साथ तो समझ लिया। अब बात हो रही है स्टीफन बोल्ट्जमैन। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने यह बोल दिया कि आपकी जो हीट एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की 4 पावर। ये जो हीट एनर्जी है उसको मैं टोटल पावर बोलूंगा, टोटल एमिशन पावर, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया। Repeat, energy per unit time and energy per unit area is directly proportional to power for temperature. इसका मतलब टेम्परेचर भी यूज होता है, एमिशन और एरिया भी यूज होता है। तो इसको और अच्छे से लिखो। अगर मैं वो ऐसा बोल दूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसका एरिया ए है तो h by a is equal to proportional to h. So h is equal to a T⁴ proportional। दोस्तों प्रपोर्शनल हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। दोस्तों यही मेन चीज आई और सबसे अच्छी चीज ये सिग्मा को ही हम बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे क्या था, वीन कांस्टेंट था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे आया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5678 या 5.67 into 10⁻⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। तो उससे बेहतरीन फॉर्मूला आ गया। रिपीट करता हूं फॉर्मूला, H इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴। अगर दोस्तों कोई बॉडी है उसकी एमिसिविटी E है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमारा फॉर्मूला H इज इक्वल टू E सिग्मा A T⁴। प्लीज दोस्तों ये फॉर्मूला IMP है, इसको नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके साथ ये एनर्जी एमिट कब करेगा और एब्जॉर्ब कर करेगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर T और जो उसके आसपास है वो सराउंडिंग टेम्परेचर TS, तो अब आपका फॉर्मूला बना H इज इक्वल टू E सिग्मा A T⁴ minus TS⁴। Here TS is defined as a surrounding temperature। दोस्तों दो बात यहां से बोल सकते हैं, अगर T ग्रेटर देन TS होगा यानी उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। लाइक हॉट टी, हॉट कॉफी, वो उसमें से एनर्जी एमिट होगी। अगर मैं दूसरा केस सोचूं, T कम है सराउंडिंग टेम्परेचर से, लाइक आइस क्यूब, बर्फ, तो इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर में से एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ऐसा बोल सकते हो कि मेरे से अच्छा आप लोग एक्सप्लेन करोगे। छोटे छोटे स्टैंडर्ड में इसके बारे में ऑलरेडी आपने डिस्कस किया। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली जो अर्थ पे पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण, ये आपने हमारे सूरज दादा को डिफाइन कर दिया, ये हमारे सन जिसके कारण हमें अर्थ पे गर्मी मिल रही है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ। अगर उसके आसपास देखने जाओ दोस्तों तो एक ट्रोपोस्फियर पे एक लेयर है जिसे हम बोलेंगे ओजोन का लेयर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओजोन का। आप सब जानते हो इनके बीच में थोड़ा बहुत वेव्स यानी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ये सारे गैस है वो क्या करते हैं कि जैसे सन में से कोई एनर्जी आ रही है, ये अर्थ की सरफेस को टच होने के बाद वापस जाएगी, पर इसके अंदर जो मौजूद है वो पार्टिकल्स वो ये हीट एनर्जी को अपने में समा लेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। इसका कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ऑलमोस्ट 0.3 सेल्सियस से 0.6 सेल्सियस बढ़ रहा है। तो उसमें बहुत ही गंभीर बाबत है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारी अर्थ पे ग्लेशियर है, बर्फ की शिलाएं है, वो पिघल रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे बर्फ पिघल जाएगा और जो हमारे पूरी पृथ्वी है उसे पानी ही पानी हो जाएगा, यानी सुनामी आ जाएगा। अगर दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होती तो हमारे अर्थ पे इसका टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस होता, सुबह एकदम गर्म, रात को एकदम ठंडा, यानी हम लोग इजीली जिंदा नहीं रह पाते। पर दोस्तों आप सब जानते हो फैक्ट्रीज, पॉल्यूशंस, उसके कारण हमारे जो ओजोन लेयर है उसके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके कारण हमें ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में लॉस हो रहा है। तो प्लीज 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 ये सारी चीज को ध्यान से देख लो, परफेक्ट समझ लो, क्योंकि उसके बेस वाले न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं जो आपको परफेक्टली बेटा आने चाहिए।